जो लोग मुझे कहते हैं कि मैं नेगेटिव हूँ, हम्म। दरअसल वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कहते हैं एक और झूठ पकड़ लिया, ओ गॉड। यार कुछ तो तारीफ कर दे कि सच बोलते हैं। जो जिस झूठ को आप पॉजिटिव बना के पैकेज कर रहे हैं, उसके तहत न जाने कितने लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, मर जाएंगे लोग। ठीक है, लोग अगर उसमें खुश हैं कि नौकरी चली गई है, सैलरी नहीं है, सोना गिरवी रख रहे हैं घरों में, बैंक बंद हो गया, पीएमसी के लोग 50 लोग मर गए हैं, एक ट्रांसफर पोस्टिंग करने वाला आदमी भी 10 अंगूठियां पहने हुए है, कई तरह की कलाइयों में धागे पहने हुए हैं, पंडित जी से रक्षा सूत्र बंधवा लिया है, व्रत करने लगा है, लेकिन एक पैसा बिना घूस लिए आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं देता, आपको फर्जी केस में फंसा देता है। अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं हम्म। तो ये विश्वास कीजिए कि उसकी निगाहों से सब कुछ गुजर रहा है। विधायक जो है वो मुकुट पहन लिया है, जैसे लग रहा है कि चुनाव नहीं, फैंसी ड्रेस की पार्टी हो रही है, तलवार लिए चले आ रहे हैं, भाई ये सब कर रहे हैं। 4 दिन के अंदर हवा बदल जाएगी। अगर मीडिया बुनियादी काम करने लगे ना, तो जो नेता आपको लोकप्रिय नजर आ रहे हैं ना, 4 दिन के अंदर हवा बदल जाएगी। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। अगर देशभक्त कॉन्वर्सेशंस में अगर एक किसी पर्सन का नाम आता है कि भाई उनको बुलाया जाए और उनको इंटरव्यू किया जाए, तो वो नाम अनडाउटेबली रवीश कुमार का ही होता है। रवीश कुमार पहली बार नहीं आ रहे हैं देशभक्त में। भक्त बैनर्जी ने एक्सपोज करके रखा है रवीश कुमार को, लेकिन वो तो अलग ही एक इंटरव्यू था, वो एक मस्ती का इंटरव्यू था। मैंने रवीश कुमार को एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पहले भी इंटरव्यू किया है, जो सीरियस वाला है, कॉन्वर्सेशनल जो इंटरव्यू आप कह सकते हैं, स्क्रोल के लिए मैंने किया था 5 साल पहले। रवीश कुमार ने उस इंटरव्यू में भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी, बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए थे, जाने अनजाने बहुत सारी वो प्रेडिक्शंस अनफॉर्चुनेटली ट्रू होती हुई आ रही है। वो इंटरव्यू था 2015 में, दादरी लिंचिंग अखलाक के इंसिडेंट के बाद, और आज हम 5 साल बाद 2020 में बैठे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो रवीश ने बताई थी, स्पेशली गवर्नेंस के बारे में, सवाल पूछने के बारे में और लिबरल्स के बारे में, वो सारी चीज़ें भी सच हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मीडिया के बारे में बात करेंगे, ऑपोजिशन के बारे में बात करेंगे, गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे, देश कहाँ जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करनी चाहिए एक बहुत ही वायरल वीडियो के साथ, क्योंकि भाई बात तो सोशल मीडिया की हो रही है और सोशल मीडिया पे हो रही है। तो भाई रवीश कुमार का आजकल जो लेटेस्ट एक वीडियो क्लिप है वो बहुत वायरल हो रहा है, एंड रवीश कुमार को वेलकम करते हुए मैं पूछना चाहूँगा कि भाई ये बबलू कौन है और ये बबलू का आइडिया क्या था और आपने ये वीडियो बनाया क्यों? ये देखिए आकाश, बबलू और पप्पू बहुत प्यारे नाम हैं। और मोहल्ले में अगर आप देखें तो इन दो नाम के लोग बड़े हेल्पफुल हुआ करते थे। और वो जो सबसे पुकार का यूं ही पप्पू पुकारिए तो 10 पप्पू हैं और उनमें से एक चला आता था, एक बबलू चला आता था। तो एक तरह से ये एक इस नाम की हमारी सोसाइटी में जो छवि है वो एक दूसरे तरीके की है, कि थोड़ा भोला है, थोड़ा बेवकूफ़ भी है, थोड़ा अच्छा भी है। लेकिन जब राम राज्य वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहाँ पर 5 अगस्त को एक नए भारत का उदय हुआ था, लेकिन उसके बाद भी बैक डेट से जो इंडिया है वो अभी भी चला आ रहा है, तो उसका एक बैक डेट वाला फाइल ऊपर हो गया, जिसमें बबलू नाम के अपराधी को यूपी की पुलिस पकड़ कर ले जाती है और बबलू वहाँ से भाग जाता है। और बबलू कितना अच्छा है, उसको पुलिस पे देखिए कितना ट्रस्ट है। वो भागता है, घर जाता है चाबी लाने के लिए अपनी गाड़ी की, और लौट कर आता है, फिर गाड़ी स्टार्ट करता है जो थाने में है, फिर भागता है। मतलब बबलू ने एक सिस्टम को मौका दिया कि हम भागते रहेंगे, आप बबलू को नहीं पकड़ सकते हैं। तो एक तरह से ये जो सिस्टम है वो, उसे बबलू ने अपने भोलेपन में एक्सपोज किया। हालांकि बबलू एक मामूली सा लगने वाला अपराधी प्रतीत होता है, जो मिट्टी के तेल या वगैरह वगैरह जो रिकॉर्ड से पता चला उसमें मिलावट करके वो अपना गुजारा चलाता है। उसी तरह से जैसे बीजेपी के एक नेता मेरठ में एनसीईआरटी की जाली किताबें छापकर अपना गुजारा चलाते हैं। लेकिन अब वो पकड़े गए तो बीजेपी ने निकाल दिया। वहाँ के मेरठ का कोई पत्र देख रहा था कि उसे निकाल दिया कि ये एनसीईआरटी की किताबों को जाली छाप रहे थे और पकड़े गए हैं, तो हम पार्टी से निकाल रहे हैं। अब इसी आधार पर वो पार्टी में चेक कर लें, कोई भी पार्टी अपने भीतर चेक कर ले, तो कितने ही ऐसे लोगों को जो जाली किताबें छापते हैं उनको निकालना पड़ जाएगा। पर वो भी भाग जाता है। जो मैं विवरण पढ़ रहा था आकाश, कि जब आर्मी की इंटेलिजेंस टीम अपनी जांच करती है और फिर एसआईटी को बताती है, जब छापा पड़ने के लिए जब टीम जाती है वहाँ पर, तो वो अपने गाड़ी में बैठकर भाग जाता है, वो जो पकड़ा नहीं जाता है। लेकिन बबलू जो है वो पुलिस से इस तरह से नहीं भागता, वो पुलिस की इज्जत करता है। वो लौट कर आता है, थाने में अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है जो सीज हो चुकी है, और तब भागता है।
कई दिनों के बाद बबलू भागता है। तो उसी बबलू को लेकर वो एक पुकार थी। आप जानते हैं कि अभिव्यक्ति के कई तरह के तरीके होते हैं। जी। तो वो एक सिस्टम के जो स्टेबिलिटी है सिस्टम का, कि हम वैसे ही रहेंगे, हमें चाहे कोई पप्पू पप्पू बना दे, हमें चाहे कोई बबलू बबलू बना दे। एक ऐसे समय में जब राजनीति किसी को पप्पू बनाने पर तुली हुई है, जिसका नाम पप्पू नहीं है, और पूरे पप्पू नाम के मतलब को उसने, इस राजनीति ने बदल दिया। जब राहुल गांधी को पप्पू कहा गया तो न जाने कितने पप्पू शर्मिंदा हुए होंगे, डर गए होंगे। मुझे उन पप्पुओं की बड़ी चिंता हुई और मैं सोचा कि पप्पू सम्मान आंदोलन कैसे चलाऊं, तो वो मैं चला नहीं पा रहा था। लेकिन जब बबलू ने ये पराक्रम किया तो मुझे लगा कि बबलू भी कहीं दूसरे तरह का पराक्रम है, कि उसने सिस्टम को पप्पू बना दिया। एक तरह से आईटी सेल जिस तरह से एक व्यक्ति को पप्पू बना रहा है, जिस तरह भोला, उस तरह से भोले बबलू ने सिस्टम को बबलू बना दिया और वो भाग गया। तो उसकी वो रनिंग कमेंट्री थी कि बबलू 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 बबलू, मतलब चारों तरफ ये थानों की ये हैसियत है कि कोई इन्हें बबलू बनाना चाहे तो ये बबलू बन जाते हैं और गायब हो जाते हैं। जी। तो बबलू सिस्टम को चलाने वाला बबलू और पप्पू, तो हम देश में बबलू और पप्पू के बीच में काफी पिस रहे हैं और विनोद के बीच में काफी पिस रहे हैं। इतना प्यारा नाम था, घरेलू नाम था पप्पू और बबलू, पर इस पे पॉलिटिक्स ने हमला किया। देखिए, पॉलिटिक्स ने आपके इनोसेंस पर अटैक किया। पप्पू कहना राहुल गांधी को पप्पू कहना नहीं था। इस तरह के इनोसेंट लोग जिनका नाम पप्पू है, जो थोड़ी सी मेहनत करके कभी आईएएस भी बन जाते हैं, आईपीएस भी बन जाते हैं, मोहल्ले के लोगों के लिए बड़े काम आते हैं, उनके ऐसे इनोसेंस पर अटैक किया गया कि अब हमें ऐसे इनोसेंस की जरूरत नहीं है। वहीं पर बबलू आकर ये बता जाता है कि ऐसे इनोसेंस की कितनी उपयोगिता है, तो कि वो आराम से थाने में आकर गाड़ी लेकर जा सकता है। तो देखिए, आप रवीश जी, आप इनोसेंस की बात कर रहे हैं, आप इतने सवाल करते रहते हैं, आप तो इनोसेंस की बात मत करिए। क्योंकि देखिए, ये तो मैंने भी तजुर्बे में है कि ये जो आप सवाल करते रहते हो सिस्टम को, तो एक ज़माना था जब ऐसे सवाल करने वालों को एंटी नेशनल बोला जाता था, पाकिस्तानी प्रेमी बोला जाता था, फिर अर्बन नक्सल बोला गया, फिर खान मार्केट बोला गया। आजकल बोला जाता है बड़े नेगेटिव है, तो हमें भी बड़ा सुनने में आता है। बहुत सारे लोगों ने भी कहा रवीश जी बड़े नेगेटिव हैं आजकल। चैलेंज आप गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन इतना नेगेटिव क्यों हो? मैंने कुछ पॉजिटिव बातें किया करो, इतना नेगेटिव बातें आप करते रहते हो। तो आप क्या हो, एंटी नेशनल हो, पाकिस्तानी प्रेमी हो, या नेगेटिव हो? मैं इनमें से तो कुछ भी नहीं हूँ, और मैं बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूँ। और अगर मैं पॉजिटिव नहीं होता, देखिए, किसी की झूठ को पकड़ना, किसी की बातों में गलत को पकड़ना, ये सिर्फ पॉजिटिविटी से आती है। ये बात कि आप उस सिस्टम को आप एक सटायर की नज़रिए से भी देख रहे होते हैं कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त को जाकर ये कह देते हैं कि हम ऑप्टिकल फाइबर गाँव से जोड़ने वाले हैं। पहले हम पंचायत को जोड़ रहे थे, अब मैं फैसला किया है कि अब सभी गांवों को जोड़ा जाएगा। लेकिन अब शुरू से अगर आप जाकर देखें तो इस योजना में, ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना में, गांव और ग्राम पंचायत दोनों हैं, जबकि इसकी हकीकत कुछ और है। अगर आप गांव में जाएं, उन 1 लाख गांव में कि जहां पर बीएसएनएल के ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का दावा किया गया था, तो वहां क्या हुआ, तो आपको दूसरी कहानी मिलेगी। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि कमाल है इस देश में कि इस तरह से सामने से कोई लोगों को पप्पू बना जाते हैं। पप्पू राहुल गांधी को नहीं बनाया जाता है। राहुल गांधी उस जनता के प्रतीक हैं इस वक्त। पावर के स्ट्रक्चर में देखें, जो अपोजिशन में है ना, तो अपोजिशन क्या होता है? सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी में अपोजिशन नहीं होता है। आप भी अपोजिशन हैं, हम भी अपोजिशन हैं, जो भी सवाल करता है वो अपोजिशन है। तो समाज में एक स्वाभाविक विपक्ष होता है जो पकड़ता है इस बात को लेकर कि अरे ये बात इन्होंने कैसे कर दी, क्या इन्होंने पहले कही थी? तो हमने 2014 का भाषण सुना प्रधानमंत्री का, उसमें भी वो कह रहे हैं कि गाँव में हम डिजिटल इंडिया से जोड़ेंगे और ये करेंगे। और हर डॉक्यूमेंट में लिखा है कि ग्राम पंचायत और गांव दोनों में ये ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जाएगी और उसको इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। तो ये नेगेटिव कैसे है? अगर आप स्वस्थ आलोचना करते हैं, चीजें पकड़ लेते हैं, तो ये पॉजिटिव है। नेगेटिव वो होता है कि जिसमें आप झूठ को दबाकर उसे सच साबित करते हैं। खेल वो है। तो हम और आप या मैं नेगेटिव नहीं हूं। हाँ, जरूर निराशा होती है, हताशा होती है, बिल्कुल होती रहनी चाहिए, क्योंकि और भी लोग जो हैं, नहीं तो पता चलेगा कि आप पत्थर हो गए हैं। तो मैं नेगेटिव नहीं हूं आकाश। अगर मैं नेगेटिव होता तो मैं, जो लोग मुझे कहते हैं कि मैं नेगेटिव हूं, दरअसल वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कहते हैं एक और झूठ पकड़ लिया, ओ गॉड।
यार कुछ तो तारीफ कर दे कि सच बोलते हैं। तो मैंने तारीफ ही तो कही हाँ। कि वो कितना सच बोलते हैं। वो सच बोल रहे थे। उन्होंने लाल किले पे जाके थोड़ी कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। बस उन्होंने जो 2014 में कहा था उसी तरह से मिली जुली बातें 2015 के 2020 में कह दी उन्होंने। आ- तो वो नेगेटिव क्यों नहीं है कि उनकी बातें खत्म हो गई, पर मेरे पकड़ने की एबिलिटी अभी खत्म नहीं हुई है। तो मैं तो पॉजिटिव हूं, मैं कैसे अपने आप को नेगेटिव मान लूं। अब ये देखिए। एक बाइनरी बनाई गई है आकाश की सोसाइटी के भीतर से, ये विपक्ष खत्म हो जाए और सब कोई पप्पू बन जाए हम्म। या बना दिए जाएं। इसीलिए सवाल उठाने वाले को कहा जाता है कि नेगेटिव है, जबकि समाज में तो सिर्फ पॉजिटिव होता नहीं ना। हमारा ये काम हर जगह जाकर अगरबत्ती जलाना नहीं है। अगरबत्ती जलाने की जगह तय है और उसका वक्त तय है कि आपको कहाँ जलानी है। पर हर जगह मैं आके ओम जय जगदीश हरे करूं तो वो ठीक बात नहीं है ना, हर हम्म। किसी की नहीं कर सकता। वो उसके लिए जगह सुरक्षित है कि कहाँ आपको करनी है ये। अच्छा चलिए, आपने बोला कि चलिए फाइबर ऑप्टिक पहले से बात ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन सरकार ने दूसरी चीज़ें भी की भाई। देखिए सरकार ने बोला था 370 कर दिया, मंदिर कर दिया। तो रवीश कुमार के आंकड़े से। कैसे किया, क्या किया, हम्म। ये सब सारे सवाल कर देने के सवाल के पीछे गायब नहीं हो जाते हैं। मैं नहीं मानता कि 370 को लेकर हर तरह की बातें जनता तक पहुंचाई गई। हम्म। और मैं नहीं मानता कि जो नेताओं को नज़रबंद किया गया वो कोई 370 हटाने जैसी कोई बड़े सम्मानजनक काम था वो, कि जिसे उस काम को भी हम 370 हटाने के साथ साथ श्रेय देते चले जाते हैं। हम्म। ठीक है, अगर भ्रष्टाचार आधार था वहाँ की राजनीति को ख़त्म कर देना, नेताओं को बंद कर देना, तो मेरठ में जो व्यक्ति 35 करोड़ रुपए का या 70 करोड़ रुपए का जो भी जानकारी मीडिया में आई है, वो एनसीईआरटी की गलत किताबें छाप रहा था, तो क्या मेरठ बीजेपी के सभी नेताओं को नज़रबंद कर दिया जाना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं। तो आपने स्वस्थ समाज में एक तरह के नैरेटिव को स्थापित किया है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि कश्मीर के भीतर क्या हुआ है। आतंकवाद उसका एक पहलू है, वो पहले भी था, आज भी है, खत्म नहीं हुआ। आप तो नोटबंदी के समय ही कह रहे थे कि खत्म हो गया आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हो गया। पर आप वहाँ के लोगों को, और जम्मू भी है इसमें, कश्मीर नहीं है। हम तो हर समस्या को श्रीनगर से जोड़कर देखते हैं, पर उसी से मिलती जुलती समस्या आप जम्मू के लोगों से पूछिए कि डोमिसाइल बनवाने के लिए उनकी क्या हालत हुई होगी। लेकिन इन सारी सच्चाइयों को आप छिपा के एक आप ये किया वो किया ये करते रहें। हम्म। और जब मैं पूछूं कि भाई इतने सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो आप बेरोजगारी पे बात कीजिए ना। फिर बेरोजगारी को लेकर बताइए कि हाँ उन्होंने इतना रोजगार दे दिया, बताइए कहाँ दे दिया है। फिर आप उसको 370 पे क्यों ले जा रहे हैं? फिर वो एक अलग बहस है। क्या उस बहस को हम जानकारी के आधार पर कर पा रहे हैं? क्या हम साहस के साथ कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं? आधी मीडिया तो फारूक अब्दुल्ला का इंटरव्यू न चला है। आधी मीडिया ने उन नेताओं का जो देश की संसद में आकर भाषण देते थे, संसद की सदस्यता स्वीकार करते थे, वही नागालैंड का आप प्रकरण देख लीजिए कि उसने अलग झंडे की बात कही है, कहां हंगामा हुआ। तो वो 370 की बात नहीं है, बात है कि आपके अंदर एक प्रकार की सांप्रदायिकता की परत बिछा दी गई है, जहां से, जिसके रेफरेंस पॉइंट से आप हर चीज देख रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, आप क्या किया, आप बताइए ना। आप मुझे तो ये बताइए कि आप, रोजगार की स्थिति इतनी खराब है, आपकी अर्थव्यवस्था इतनी नीचे चली गई है। आप कभी कहते थे कि रेलवे का निजीकरण नहीं करेंगे, आप रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। सीएजी की खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी है कि उसमें रफाल के ऑफसेट का कॉन्ट्रैक्ट देने या उस फैसले की समीक्षा ही नहीं की गई, वो रिपोर्ट शायद ड्रॉप कर दी गई है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, ये कौन बोलेगा? क्या ये बात सरकार खुद से बोलती है? सरकार खुद से बोलना शुरू कर दे। सरकार एक ट्वीट दिखा दे किसी मंत्री का कि एमएसएमई के उद्योगों ने अपना सर्वे कराया था जिसमें कहा था कि 4 करोड़ लोगों की नौकरी चली जाएगी, वो दिखा दे एक ट्वीट। वो क्यों नहीं करती है? वो क्यों हमेशा पॉजिटिव में रहती है? ये पॉजिटिव होना हमेशा झूठे आवरण में रहना भी तो है। तो नहीं, ये सब आप कह रहे हो कि सरकार को बात करनी चाहिए। सरकार इन सब चीजों पे बात नहीं कर रही है। सरकार अपना अगला मास्टर स्ट्रोक सोच रही है। मैं कह रहा हूँ 370 मानती है मास्टर स्ट्रोक, मंदिर मानती है मास्टर स्ट्रोक। आपके अकॉर्डिंग अगला मास्टर स्ट्रोक क्या होने वाला है? 5 ट्रिलियन तो ना होने वाला है। देखिए उन्हें पता है कि लोग ट्रिलियन का मतलब नहीं जानते हैं, तो एक नया नया जुमला आ जाता है कि नेक्स्ट टारगेट जो है, पहले से ही इनके सारे टारगेट की डेडलाइन 2022 थी, अब वो 2025 लेकर जाएंगे। तो लोग इस तरह के 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन करते रह जाएं, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। 6 साल के स्केल पर रखकर देखें, मिडिल क्लास से ही पूछें कि सच बोलो कितनी सैलरी बढ़ी, कितना परसेंटेज बढ़ा, कितनी आर्थिक स्थिति में तरक्की आई, तो कुछ नहीं हुआ। कितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं,
उसकी बात नहीं हुई। क्या उसकी बात सरकार करती है? उसकी बात अगर हम नहीं करेंगे, वो जो खुद की जिंदगी उसकी नेगेटिव हो गई है, उसकी बात मैं करता हूं तो उन सारे लोगों को पॉजिटिव लगता है कि हाँ कोई है बात करने वाला, बात कर रहा है, कोई कोई कह रहा है। जिस दिन ये बात करने वाला भी बंद हो जाएगा, वो जो पॉजिटिविटी, जो जिस झूठ को आप पॉजिटिव बना के पैकेज कर रहे हैं, उसके तहत न जाने कितने लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, मर जाएंगे लोग। उसकी कोई बात नहीं करता आकाश। तो इसीलिए वो इस तरह के जुमले लेते आएंगे। अब आप, मैंने शिक्षा मंत्री का भाषण सुनी, बहुत ही बढ़िया भाषण देते हैं, मैंने बड़े आदर के साथ दिखाया। देखिए भाई, आप उन्हें चुनते हैं, देश के इतने पावरफुल मंत्री हैं, कितनी तरह के स्लोगन का नाम लेते हैं, एक से एक, स्टैंड अप इंडिया, स्टडी इन इंडिया। जैसे लग रहा है कि वो 8 लाख बाहर चले जा रहे हैं करोड़ों छात्रों में से, तो वही सबसे बड़ा हमारा नुकसान है। जो ब्रेन यहां रह गया है वो तो पहले से स्टडी इन इंडिया और स्टे इन इंडिया है। उसकी क्या तरक्की है? कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है बिहार जैसे राज्य में, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में आप कॉलर ऊपर करके बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप चुनाव जीत जाते हैं, मेरा उससे कोई लड़ाई नहीं है, पर मैं तो कहूंगा ना कि भाई आप पटना शहर, बिहार की जो राजधानी है, और पूरा जो बिहार है, आप तक्षशिला ले आते हैं जो बिहार में भी नहीं है। आप नालंदा की बात करते हैं तो आप नालंदा भी नहीं क्रिएट कर पाए। कितने साल से आप नालंदा यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, संसद के कानून बन गई, संसद से इतना फंड दिया गया, तब भी वो यूनिवर्सिटी ऑपरेशनल नहीं हो पाई। उससे बहुत कम समय में अशोका, शिवनादर और जिंदल की यूनिवर्सिटी बनकर खड़ी हो जाती, लेकिन नालंदा खड़ी नहीं हो पाई। तो इस तरह से आप उस अतीत में शिफ्ट कर रहे हैं। दरअसल इनके सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि आप पास्ट में शिफ्ट कर दीजिए। तो बहुत अच्छा है आप कर रहे हैं, आपका राजनीतिक समर्थन है, उससे मेरा क्या झगड़ा हो सकता है, जनता देती है। लेकिन जिस तरह से सूचनाएं समाज में पहुंचाई जा रही हैं, मुझे नहीं लगता कि आकाश ये सोसाइटी में एक तरह का हेल्दी एटमॉस्फेयर बना रहा है। ठीक है, लोग अगर उसमें खुश हैं कि नौकरी चली गई है, सैलरी नहीं है, सोना गिरवी रख रहे हैं घरों में, बैंक बंद हो गया, पीएमसी के लोग 50 लोग मर गए हैं, अगर इन सब पे अगर कोई बात नहीं करनी है तो अच्छी बात है, आप खुश रहिए। आपने मिडिल क्लास की बात की, आपने शिक्षा मंत्री की बात की। बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी हमने एक्चुअली देशभक्त का प्लेटफॉर्म खोल के रखा है, स्टूडेंट से बोला है कि हम नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलिए इस बार, और हम आपके वीडियोस अपने प्लेटफॉर्म पे लगा देंगे। तो बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हाँ, हमसे गलती हुई थी, हम हंसे थे जब जामिया हुआ था, हम हंसे थे जब जेएनयू में स्टूडेंट्स पिटे थे, आज हमें समझ में आ रहा है हमारी बारी है। रवीश को क्या लगता है कि अब कुछ लोग को की आंखें खुली हैं इकोनॉमिक डाउनटर्न के बाद? ये एग्जामिनेशन का जो मेस हुआ है, स्टूडेंट्स को जो फोर्स किया जा रहा है, कुछ आंखें खुली हैं या अभी भी सारी आंखें लार्जली बंद है? देखिए, आंखें खुलने से मेरा, कई लोग ये मतलब निकालते हैं कि क्या लोग बीजेपी से नाराज हो गए हैं। मेरा सवाल ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। नहीं, ये लोग समझा जाता है कि इस तरह से कि क्या लोग मोदी का जादू उतर गया है। मुझे इसकी चिंता नहीं है। मुझे चिंता ये है कि क्या लोग जनता बन रहे हैं, एक नागरिक की भूमिका में आ रहे हैं, जहां वो सही और गलत को देख रहे हैं। भले चुन किसी को रहे हो, कांग्रेस को चुन रहे हो या बीजेपी को चुन रहे हो, तो ये गुस्से का इंतजार मैं नहीं करता, क्योंकि आप उस तरह के गुस्से में लिए गए फैसले से और ज्यादा पहले की तुलना में नुकसान करते हैं। क्या आप किसी प्रकार के नए मुद्दों की बात कर रहे हैं, उस पर दबाव बना रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, क्या वैसा सुना जा रहा है आपकी बातों को? तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की गंभीरता आई है। अभी भी लोग इन सारी चीजों को मजाक में ले रहे हैं। पर आपने ये अच्छा किया कि नीट के बच्चों से कहा कि आप खुद वीडियो पर आकर बोलें, वरना बहुत सारे ऐसे मामले में लोग अपना वीडियो तक बनाना नहीं चाहते, इतना डर गए हैं। और यही एक चेंज है कि नीट परीक्षा और जेई परीक्षा के जो छात्र हैं वो अपना वीडियो बनाकर दे रहे हैं कि आप कैंसिल कीजिए, लेकिन आप उस पूरे लैंग्वेज को मैप कीजिए कि उस लैंग्वेज में जनता की भाषा नहीं है, ना अधिकार बोध, राइट की भाषा नहीं है, एडजस्टमेंट की भाषा, कि थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके, हुजूर मेरी सिफारिश है, ये आप कुछ एडजस्ट कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी भी पब्लिक की भाषा नहीं बोल रही। तो एक स्टेप आगे मैं कह सकता हूं, आंख खुली, ये एक बड़ी चीज होती है। एक ऐसे समय में जब कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है और जिसके पास है वो भी आंख नहीं खोल रहा है, तो हम उस पर क्या कहें। लोगों को लगता है कि सबकी आंखें ज्यादा खराब हो गई हैं व्हाट्सएप मीम पढ़ते पढ़ते, तो सबके पावर बढ़ गए हैं और उनका अपना पावर कम हो गया है। आंख का पावर बढ़ गया है, लेकिन अपना पावर नागरिक होने का इन नौजवानों का कम हो गया है। अब ये क्या करेंगे? मतलब ये क्या नीट पास कर जाएंगे तो उसी से इनका काम चल जाएगा? आप जाकर मेडिकल कॉलेज की हकीकत देखिए, नीट पास करने के बाद भी कई प्राइवेट कॉलेजों में जब यहाँ एडमिशन मिलता है, 50-50 लाख रुपए इनको फीस देने पड़ते हैं, गुलाम की तरह इनसे बर्ताव किया जाता है। तो इन सब चीजों पे कोई बात नहीं करता, सारी बातें मोदी विरोध या राहुल विरोध पे है।
इस तरह के जस्टिस जिसमें नागरिक को एक तरह से, आप एक छात्र से 50 लाख रुपए ले रहे हैं मेडिकल पढ़ने के लिए, वो तो बढ़ के जब डॉक्टर बनेगा तो वो सारी जिंदगी कर्जा चुकाएगा दवा कंपनियों के बस में आकर, वो डॉक्टरी क्या करेगा। तो इसीलिए उस सोसाइटी के डेमोक्रेटाइजेशन या नागरिक बनने की प्रक्रिया से मैं बहुत उत्साहित तो नहीं हूँ जी। एक तो है कि सिटीज़न राइट्स, और जो आपने बहुत ही सही बोला कि सिटीज़न की जो भाषा है वो कहीं ना कहीं बदल चुकी है, एडजस्टमेंट की भाषा आ चुकी है, जी हजूरी ज़्यादा हो चुकी है, विच आई एग्री विद। और दूसरी है कि एक तो है ऑपोजिशन की बात तो अभी करेंगे ही, लेकिन दूसरा जो अपहोल्डर ऑफ द सिटीजन्स राइट है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, हम अमेरिका में भी देखते हैं, इंडिया और अमेरिका में काफ़ी प्रॉब्लम सेम है, सेम सॉर्ट ऑफ लीडरशिप है, धमकी, पॉपुलरिज्म, मेजॉरिटरिज्म, लेकिन अमेरिका में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो फाइट बैक कर रही हैं। मैं सिर्फ मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, कोर्ट्स की बात कर लीजिए, यहाँ हम देख रहे हैं CBI, ED, CVC वगैरह वगैरह। सो जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, सिटीजन कितना आवाज़ उठा लेगा, ऑपोजिशन ऑफ कोर्स एक है, लेकिन जो कोलैप्स ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, क्या हम उसको माने कि अब वो कंप्लीट है या अभी देयर इज सम होप, एंड अगर उसको रिवाइवल करना है तो कौन करेगा, इंस्टीट्यूशंस? देखिए आकाश, ये बहुत लंबी लड़ाई है, इसको एक चुनाव 2 चुनाव से जोड़कर आप नहीं देख सकते हैं। नागरिकता खत्म हो गई है और अब आप अच्छे अच्छे लोगों को देखिए तो वो कुछ बोलते हैं, लेकिन कुछ बोलने से पहले बहुत कुछ छोड़ देते हैं। तो बहुत कुछ छोड़ के आप कुछ बोल रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि कुछ छोड़कर आप बहुत कुछ बोल, वो आपने छोड़ दिया है। तो इससे कैरेक्टर, जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, हमें बताया नहीं गया कि लोकतांत्रिक कैरेक्टर क्या होता है। डेमोक्रेसी हर समय उसको रीपैकेजिंग करनी पड़ती है, रिवाइव करनी पड़ती है, रीडिफाइन करनी पड़ती है। हमें लगा आज़ादी मिल गई है, हम चल रहे हैं बस उसी तरह से। एक चुनाव हो जाता है, चुनाव आयुक्त आते हैं, वो बताते हैं कि हाँ आपको सरकार चुनना है, जबकि उनके ही आदेश में नहीं लिखा होता है कि ये चुनाव सरकार के लिए नहीं हो रहा है, ये चुनाव लोकसभा या विधानसभा के गठन का हो रहा है। तो हम विधानसभा या लोकसभा के लिए गठन के लिए नहीं चुनते हैं, सरकार कौन बनाएगा, चेहरा कौन है? अरे भाई क्यों नहीं बनाएगा? आप सदन में चुनकर भेजो, उनकी इतनी हिम्मत है कि दोबारा चुनाव में आएंगे, वो आपस में मिलकर बनाएंगे सरकार। नहीं तो फिर आप चुनाव आयोग के आदेश में लिखिए ना कि हम प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता इस देश में, कभी मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता, वो चुनाव के बाद होता है। और आप देखिए कि हमारी स्मृति से, मेमोरी से लोकसभा या विधानसभा की बैठकें कब की खत्म हो चुकी हैं। कितने कम दिनों की बैठकें होती हैं। कोई पूछता है नागरिक बनने के लिए, तो सबसे पहले कोई पूछ रहा है कि भाई हमने आपको एमएलए बनाया है, तो आप विधानसभा में कितनी बातें कर रहे हैं? 3 दिन के सत्र बुलाए जा रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में 2 दिन के सत्र बुलाए जा रहे हैं। तो हमने अपने भीतर से अपने इंस्टीट्यूशन को बहुत दूर कर दिया है। एक सांसद का मूल्यांकन करते समय हम इस बात पर नहीं देखते कि इसको संसद में भेजा हमने इनको, तो इन्होंने क्या क्या सवाल पूछे क्षेत्र को लेकर, राज्य को लेकर, राष्ट्र को लेकर और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को लेकर 5 साल में। इनका काम है, इनको एक फंड दे दिया गया है कि गांव में लोगों के नाम पे, फलाने फलाने के नाम पे, जाति के हिसाब से दरवाजा बनाते रहो, गेट बनता रहता है। तो ये लोकतांत्रिकता नहीं है, ये एक बड़ा सीरियस बिजनेस है। हाँ, लेकिन मस्ती में किया जाना चाहिए इस काम को, एकदम से उदास और ये करे यार कुछ नहीं होगा, लेकिन करना बहुत पड़ेगा आपको। जिस तरह से नीट की तैयारी करने के लिए आप 2 साल काफी पढ़ते हैं, उस तरह से आपको पढ़नी पड़ेगी, आपको रीट्रेन करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत चीजों को हमने हल्के में ले लिया है और अभी भी हम हल्के में ले ही रहे हैं। तो इसमें आप कहें कि हम ये हट गए तो अब जनता में चेंज आ गया है, नहीं, कोई चेंज नहीं आया। इनके हटने से भी चेंज नहीं आएगा, उनके आने से भी कोई चेंज नहीं आएगा। प्रशांत भूषण के केस से सुप्रीम कोर्ट में चेंज आएगा? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए जब मैं पटना में था तो हनुमान मंदिर जाता था, तो वहाँ लाइन में लगनी पड़ती थी क्योंकि बाकी बहुत प्रचलित जगह है। तो वहाँ मैं सुनता था कई लोग इसलिए भी आते थे प्रसाद चढ़ाने कि जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग उनके मनोनुकूल जगह पर हो गई है, मतलब वो जहाँ ज्यादा आप कमाने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग अपने दुख को ऐसा भी देखते हैं कि मेरी पोस्टिंग अच्छे जगह पे, माल बनाने वाले जगह पर नहीं हुई है, कब हो जाए तो मेरा ग्रह कट जाए। तो इस समाज में लोग अपने दुख को इस नजरिए से भी देखते हैं कि उन्हें घूस कमाने का मौका नहीं मिल रहा है, उन्हें करप्शन करने का मौका नहीं मिल रहा है। दुख जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप का दुख भी है। तो वैसे लोग पूरा व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो मैं बड़ा घबरा जाता था कि आखिर हनुमान जी कैसे कर सकते हैं इन लोगों के साथ ये तो पूरा हमारे डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है आदमी बैठ के। इसको तो कभी पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो आ रहा है और कह रहा है कि नहीं बड़े दिन से हम आ रहे हैं, मेरी पोस्टिंग हो गई है। तो मुझे लगता था कि ये किसे छल रहा है, ये खुद को छल रहा है, अपने सिस्टम को छल रहा है। अब धीरे धीरे सोसाइटी क्रम्बल करती चली गई। तो इसलिए मुझे इसी तरह से लोग समझने वाले हैं, पाप करने के बाद भी उसी भगवान के पास जाते हैं। भगवान के शरण में आने वाला सिर्फ पुण्यात्मा नहीं है, वो अपने पाप से बचने के लिए भी जाता है उन्हीं भगवान के पास। तो इसलिए ये जो पाप पुण्य का डिस्कोर्स है हमारे खून में, जो लोगों को डाला गया है, उसको समझना पड़ेगा।
समाज में लोग पाप से नहीं डरते हैं। उनको पता है कि कोई व्रत कर लेंगे, कोई पूजा कर लेंगे, कोई पंडित आ जाएगा, बताएगा आपका ग्रह है, कट जाएगा। तो इसलिए पाप का नैतिक डर नहीं, धार्मिक डर जिस समाज में पाप को लेकर ना हो, उस समाज में संवैधानिक नैतिक डर कैसे हो सकता है? तो ये हमें समझने की जरूरत है कि हमारा जो कैरेक्टर रिलीजन और उससे बनता है। रिलीजन में मैं नचिकेता के बारे में पढ़ता हूँ, या और भी धर्म ग्रंथों को आप पढ़िए, तो उसमें चर्चाओं का इतना सम्मानजनक विस्तार है। आप पढ़िए, आप जाकर उसमें, हाँ ठीक है, उसमें असहमत होने वाली बातें भी हैं, लेकिन ये बात तो पता चल रहा है ना कि लोग एक डिबेट कर रहे हैं, एक तरह की एक चीजों को डिस्कोर्स तैयार कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ आकर आप देख लीजिए कि उसी धर्म का ज्यादातर इस्तेमाल आखिर मैं कहता हूं कि राम के सामने आप खड़े हो जाइए, लेकिन राम के सामने क्या आप अंतर्मन से खड़े हैं? क्या आपको उस वक्त आपके अपने किए हुए पाप की याद आती है? क्या आपको डर लगता है कि राम भी कुछ समझ रहे होंगे? है ना? तो लोग अपने पाप का जस्टिफिकेशन अगर उसी रिलीजन से, उन्हीं देवताओं से लेने लगे, तो इस तरह की घटनाओं से बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। हमें लगता है कि धर्म के भीतर जो नैतिक बल है उसे भी फिर से स्थापित करने की ज़रूरत है, जहां इंसान पाप से डरे, गलत से डरे, संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन करने के बाद भी किसी के भीतर ये डर कायम नहीं होता, उसका ज़मीर कायम नहीं होता। वरना अगर वो होता तो कोई ये फैसला देने के बाद राज्यसभा की सदस्यता नहीं लेता, अनुराग, आकाश, ठीक है? और वो कितने सहजता के साथ स्वीकार कर लिए जाते हैं। तो इस तरह से हम इस समाज में अगर संवैधानिक नैतिकता कायम करना चाहते हैं, तो देखिए धर्म तो जाने वाला नहीं है, आपके और मेरे लाइफ टाइम में तो नहीं जाएगा, हजारों साल के लाइफ टाइम में किसी के लाइफ टाइम में गया नहीं। तो बहुत जरूरत है कि हम रिलीजन को रीडिफाइन करें और उसमें जो भी नैतिकताएं बताई गई हैं श्रेष्ठ, जो खराबी है, कमियां हैं, आप जरूर उसको छोड़िए। जब तक लोग उसको छोड़िए, जब तक आप उस नैतिकता को अपने व्यक्तिगत जीवन में, धार्मिक जीवन में नहीं लाएंगे, आप उस संविधान द्वारा दी गई नैतिकता का भी आप उसी तरह से दमन कर देंगे। ठीक है। जिस तरह से एक ट्रांसफर पोस्टिंग करने वाला आदमी भी 10 अंगूठियां पहने हुए है, कई तरह की कलाइयों में धागे पहने हुए हैं, पंडित जी से रक्षा सूत्र बंधवा लिया है, व्रत करने लगा है, लेकिन एक पैसा बिना घूस लिए आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं देता, आपको फर्जी केस में फंसा देता है। ये कैसे हो रहा है? इसको जब तक आप नहीं समझिएगा, संवैधानिक नैतिकता स्थापित नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि प्रशांत भूषण से के मामले से सिस्टम के भीतर कोई बदलाव आएगा, लेकिन लोगों में एक हिम्मत आएगी कि हाँ, कोई एक व्यक्ति है जो कोर्ट के सामने जाकर बोल सकता है। प्रशांत भूषण से पहले हर्षमंदर ने भी ये काम किया है कोर्ट में। मुझे प्रसंग अभी ठीक याद नहीं है, लेकिन वो भी अदालत के सामने इसी तरह का कर चुके हैं, खड़े होकर बोल चुके हैं हर्षमंदर, सही और गलत के बारे में। तो ऐसे नैतिक बल वाले प्रसंगों की बहुत जरूरी है, जो धार्मिक और संवैधानिक नैतिकता को नए तरीके से परिभाषित करे। आप मेरे जवाबों को सुनते हुए कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि मैं शामियाना बिछाकर मैं कोई नया संत बनने वाला ये मत सोचना। लेकिन नहीं, लेकिन ऐसे ही मैं समाज को समझा हूं, जैसा समझ रहा हूं मैं बता रहा हूं। नहीं, मेरे ख्याल से आप समाज को समझते हो और इसीलिए आपका वो कनेक्ट जो बैठता है व्यूअर के साथ वो काफी गहरा है। यही सोच रहा था कि 5 तारीख को जो लोग नए भारत का उदय करने का सोच रहे थे, प्रभु राम अपनी मर्यादाओं से उनकी सत्यता को कैसे परखते होंगे, है ना? उनकी नैतिकता को कैसे देखते होंगे? अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो ये विश्वास कीजिए कि उसकी निगाहों से सब कुछ गुजर रहा है, वरना तो कुछ भी नहीं है। विश्वास मतलब विश्वास पर ही तो दुनिया है ना, कि आप संविधान पर विश्वास करते हैं, आप धर्म पर विश्वास करते हैं, आप दोस्तों पर विश्वास करते हैं, इसलिए विश्वास नहीं करते कि आप उसका कुछ नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए हाँ, तो ये तो नैतिकता की एक बात हुई और नैतिकता की बात हो रही है तो हम, और आपने बिहार की भी बात उठाई जहां पॉलिटिक्स इज ओवर एवरीथिंग और वहाँ इलेक्शंस भी आने वाले हैं। मैं आपको प्रेडिक्शन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार जैसे एडवांस्ड स्टेट में जहाँ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग इतनी हाई है, वहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं एक तो, और इसी के जो फरमान भी जो जारी हुआ है वो पता नहीं किसको बेनिफिट करने वाले हैं, लेकिन किन मुद्दों पे इलेक्शंस होने वाले हैं? वहाँ बच्चे तड़प रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर, अगर जेई नीट की भी बात कर ले, मेरे ख्याल से सिर्फ 2 हैं। बाढ़ की स्थिति है, कोरोना की स्थिति है, विकास क्या हुआ है ये देखने की बात है। तो बिहार में इलेक्शन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला था, होना चाहिए था, लेकिन क्या ऐसा है?
ये एक मिथ है आकाश कि बिहार में पॉलिटिकल कॉमन सेंस ज़्यादा है। मतलब इतना ही कॉमन सेंस है कि वो किसी को हरा दिए, वो किसी को जिता दिए और पॉलिटिकली सैवी लोग हैं। ये बिहार ही नहीं, देश के किसी भी बात में पर लागू होता है। पॉलिटिकली अगर सैवी होते या सेंसिटिव होते या प्रखर होते तो बिहार ने ये राजनीति थोड़ी है कि किसी को चुन लिया। अब जनता दल यूनाइटेड है, ठीक है, आप कहते हैं कि कांग्रेस परिवारवाद पे चलता है, जनता दल यूनाइटेड कैसे चलता है बता दीजिए मुझे। वो व्यक्तिवाद पे चलता है क्या? उसके भीतर किसी इशू को कोई लेकर डिबेट करते हुए किसी भी पार्टी में, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, नई शिक्षा नीति आई, आपने सुना कि कोई कन्वेंशन बुलाकर बातचीत हो रही है वहां पर? तो वो राजनीति वैसी राजनीति नहीं है, वो एक अलग अलग दलों के प्रति अलग अलग कारणों से निष्ठा की राजनीति का एक राज्य है, जैसे कि सारे राज्य होते हैं। हमें इस तरह के मिथ से निकल आना चाहिए कि लोग बड़े ये हो गए हैं। आप किन सूचनाओं पर अपना राजनीतिक निर्णय लेते हैं, इस तरह की जनता अगर आप ज्यादा प्रतिशत में नजर आती है तो फिर आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। सिर्फ लोगों ने नीतीश को चुन लिया या सिर्फ लोगों ने लालू को चुन लिया, सिर्फ यही एक राजनीतिक उनकी चतुराई की पराकाष्ठा है, तो इसे देखना चाहिए। एक और बात है, अगर मान लीजिए कि इतने स्वयं है ना, लोग बड़े सैवी हैं, सॉरी, तो सबके पास मोबाइल फोन है। सांप मारने की घटना का भी लोग फोन बना लेते हैं, हर चीज का वीडियो बना लेते हैं और वायरल कर लेते हैं। पर रात के वक्त जब चुनाव से पहले पैसे बढ़ते हैं, शराब बढ़ती है या और भी चीजें अलग अलग रूप में बढ़ती हैं, कोई वीडियो बनाकर वायरल करता है? कहीं से भी बताइए आप। कभी कभी तो नहीं, कहीं कभी कभी, बहुत रेयर। लेकिन जिस तरह से इसका ये किसी भी राज्य की बात मैं कर रहा हूं, बिहार ही नहीं, सब उसमें एक तरह से उस सिस्टम के पार्ट हैं। तो राजनीति कहां हो रही है? क्या बिहार में एजुकेशन पे लेकर चर्चा हो रही है? क्या बिहार में प्राइवेट ओनरशिप को लेकर चर्चा हो रही है कि 2-4 उद्योगपतियों को ही सारा कुछ दे दिया गया है, उस पर कोई राजनीतिक निर्णय बन रहा है? क्या बिहार में हेल्थ को लेकर चर्चा हो रही है? तो ये सारी संवेदनशीलताएं या सूचनाएं जब नहीं है वहां पर, तो क्या मतलब? आप ठीक है, आप एक सरकार चुन रहे हैं, तो इसलिए बहुत, अगर आप नजरिया बदलता है हर चुनाव में कवर करते करते, एक समय जरूर इन्हीं प्रक्रियाओं से राजनीति ने बहुत हासिल की। जैसे बहुत सारे दलित लोग सत्ता में आए, बहुत सारे पिछड़े लोग सत्ता में आए, वो एक क्रम था जो इसी चुनावी प्रक्रिया में जनता ने तोड़ा। लेकिन वो एक बड़ा मकसद होते हुए भी संपूर्ण मकसद तो नहीं है राजनीति का। आप बिहार के गली गली के स्कूल कॉलेज सब अब चौपट होते चले गए। जो भी शुरुआत हुई थी लड़कियों को साइकिल देने की और ये योजना, वो सब कैश ऑन डिलीवरी वाली मामले में बदल गई है सारी चीजें। लेकिन क्लास में टीचर नहीं है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं है, पहले 100 में बिहार की एक यूनिवर्सिटी नहीं है। तो अब पहले हमने नहीं देखा था, हमने कहा था कि हाँ साइकिल पहुंचा, तो उसमें देखा कि लड़कियों में बड़ा बदलाव आया कि वो कई तरह के काम करने लगी हैं। लेकिन वो बदलाव एक सीमित स्टेज का बदलाव है। तो राजनीतिक दल आपको इसी तरह के छोटे छोटे बदलाव ऑफर करते हैं, आगे जाकर उसी लड़की को उसी जिले में अच्छा कॉलेज मिल जाए, ये नहीं मिलता है। तो इसीलिए कोई बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल चर्निंग बिहार में हो रही हो, चाहे नतीजा तेजस्वी के पक्ष में आए या नीतीश के पक्ष में आए, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। जैसे पटना है आकाश, पटना भारत का सबसे गंदा शहर है। ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, हालांकि इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन अब ठीक है, वो अगर वो करते हैं तो उसी के पैमाने से देखिए कि सबसे गंदा शहर है। अब वहां के लोग कई साल से बीजेपी के ही विधायकों को, कॉर्पोरेटरों को चुनते आए हैं। क्या वो इसके आधार पर चुनेंगे या नहीं चुनेंगे? मुझे लगता है नहीं चुनेंगे। ये उनका आधार नहीं है। तो फिर राजनीतिक रूप से क्या चतुर होगा? राजनीतिक जनता को अगर आप राजनीतिक रूप से चतुर होने का, स्मार्ट होने का श्रेय तब दीजिए जब उससे नेता असुरक्षित महसूस करने लगे कि वाकई में ये पटना सबसे गंदा शहर आया है, तो हम जनता के बीच नहीं जा सकते। लेकिन जनता उनको अपने बीच लेकर आएगी। आइए ना, हम आपको मुकुट पहनाएंगे, आपको एक तलवार भी गिफ्ट करेंगे, एक गदा भी देंगे। तो उसी तरह के एक धार्मिक प्रयोजन का हिस्सा बनाकर राजनीति को आपको उस तरह से जिताएंगे। यही चीज विपक्ष के खेमे में भी हो रहा है। उसका भी सांसद जो है और विधायक जो है वो मुकुट पहन लिया है, जैसे लग रहा है कि चुनाव नहीं, फैंसी ड्रेस की पार्टी हो रही है, तलवार लिए चले आ रहे हैं। भाई ये सब कर रहे हैं। सारे नेताओं के इंस्टा पे जाके देखिए तो कोई आपको सूरज को पानी दे रहा है, सूरज भगवान को, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई पुष्प चढ़ा रहा है, अलग अलग की भंगिमाओं में वो नेता नजर नहीं आता। तो वो भाई वो काम छोड़ दीजिए, आप नाटक कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? तो जनता भी चाहती है कि हमारा नेता कई तरह के रूप में दिखे, घड़ी पहन ले, 5 अंगूठी पहन ले, टीका लगा ले, इससे आप नेता हो गए।
और भाई कितना आसान है इस देश में नेता होना, मतलब 5 भंगिमाएं पहन लीजिए, आप उस तरह से हरकत बना के वहां पर चले जाइए, 4 जगह जाकर मत्था टेक लीजिए तो आप नेता हो गए। जबकि आपकी परीक्षा होनी चाहिए कि आपने नीतिगत क्या बदलाव किए, वो तो कुछ होता नहीं। और बिहार की ऑपोजिशन से हम नेशनल ऑपोजिशन की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल जो बहुत बार पूछा जा रहा है आजकल, बेंगलोर में जो हुआ, बहुत वरिंग रिपोर्ट्स आई, जो कम्युनल वायलेंस वहाँ फैला, किस तरीके से गोरिल्ला टाइप अटैक पुलिस पर ऑर्गेनाइज किया गया, और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बेंगलुरु पुलिस का ही कहना है कि एक्सट्रीमिज्म तो है ही, इंस्टिगेशन है ही, प्लानिंग है ही, और दूसरा है कि वहाँ बहुत अनएम्प्लॉयड यूथ थे जिसके वजह से ये वायलेंस और भी हुआ, क्योंकि वहाँ बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन वहाँ पनप रहा था उस एरिया में। आपको क्या लगता है कि ये बेंगलोर जैसे घटनाएं और भी बढ़ेंगी आने वाले साल में, क्योंकि एक्सट्रीमिज्म भी बढ़ रहा है, प्रोवोकेशन भी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, तो ये एक सिग्नल है क्या आने वाले साल के लिए? मुझे लगता है कि जो एक्सट्रीमिज्म आई है, एक तरह से उग्रता आई है, वो तो एक रोजगार के तहत भी आई, आईटी सेल में नौकरी मिल जाएगी तो आप एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, आपके भाषा से लेके। लेकिन बेरोजगारी तो हर जगह फैली है, हर जगह लोग संकट में हैं, तो उन्होंने हिंसा का रास्ता तो नहीं अपनाया। तो बेंगलोर में जो कुछ भी हुआ होगा उसका ये कारण थोड़ा ठीक नहीं लगता है कि आप चूंकि बेरोजगारी में है इसलिए आप पुलिस पर अटैक कर रहे हैं। तो बेरोजगार में है तो इसलिए पहले आप प्रदर्शन तो करते नजर नहीं आए, अपने रोजगार की मांग को लेकर अपने विधायक के घर के बाहर प्रदर्शन करते तो नजर नहीं आए, अपनी सरकार के बाहर प्रदर्शन करते हुए तो नजर नहीं आए। क्या वो लोग ऐसे प्रदर्शनों में भी गए थे जहां पर कम मजदूरी को लेकर लोग लड़ रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि गए होंगे। तो बेंगलोर पुलिस को सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए कि वो क्यों फेल हुई, है ना, वो क्यों फेल हुई कि वहां पर एक तरह से राइट की स्थिति आई। और क्या जो लोग घर, वो नवीन की मां ने ही कहा कि उसी इलाके के नौजवान हमें बचाने आए, तो क्या उन सबकी को नौकरी पक्की थी? क्या उनकी इंक्रीमेंट बढ़ गया था? या जो लोग हनुमान जी का मंदिर बचाने आए थे क्या उनकी सैलरी ज्यादा बढ़ गई थी? ऐसा तो नहीं है। ये राइट के कोई कारण जो है, अब मीडिया रिपोर्टिंग होती नहीं है, रिसोर्स है नहीं सारी चीजों के, तो आप बहुत तरह के सत्य को आप जानते नहीं, तो इन्फॉर्मेशन की जगह परसेप्शन कई तरह का है, तो जो जितना बड़ा परसेप्शन कर ले मैदान उसका है। तो मुझे नहीं लगता कि ये बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मामला है। लोग हताश जरूर हैं, पर लोग हिंसा का रास्ता नहीं लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। आप स्टेट को मौका देंगे कि और वो रिप्रेशन करे, आप इसकी बजाय आप थोड़े से टफ काम में आइए। अगर वायलेंस भी एक तरह का टफ काम है तो क्यों नहीं, उसका तो कोई रिजल्ट नहीं है, पता है कि उसका गोली फायरिंग हो जाएगी, कुछ लोग मर जाएंगे, जिंदगी भर का मुकदमा हो जाएगा। तो दूसरा टफ काम चुनिए कि आप नीतियों को लेकर बहस कीजिए अपने सरकार से, अपने राजनीतिक दल से, मीडिया से, तो वो तो आप करेंगे नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि देश के लोग ऐसा कुछ सोच रहे होंगे। तो इसी का कॉर्नरी क्वेश्चन फिर दूसरा भी बनता है कि ये लोग जो आएंगे, आप कह रहे हो सवाल करेंगे, मीडिया आएगी सवाल करेगी, क्या लोग ऑपोजिशन है, क्या मीडिया ऑपोजिशन है, या जो ऑपोजिशन है वो अपना काम नहीं कर रही है? और अगर ऑपोजिशन अपना काम करे तो शायद आपको ऑपोजिशन बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आप पर सवाल नहीं उठाएंगे कि भैया रवीश ऑपोजिशन क्यों बन रहा है, या लोग सड़कों पे क्यों आ रहे हैं, काम तो ऑपोजिशन का है। ये भी एक धारणा है, ये धारणा 2014 के बाद से बनाई गई विपक्ष पर हंसने की और उसे इग्नोर करने की। ये जो सवाल पूछते हैं लोग, आप उनसे भी पूछिए कि जब विपक्ष का कोई व्यक्ति, मान लेता हूं कि ये सारे लोग ट्विटर पर रहते होंगे या फेसबुक पे रहते होंगे, कोई उनके लिए सवाल उठाता है तो क्या वो उसे शेयर करते हैं? है हिम्मत शेयर करने की? नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनके दिमाग से जो सैनिटाइज किया गया है, ऑपोजिशन नाम की चीज को सैनिटाइज किया गया। विपक्ष कहां? अरे भाई चुना सरकार है, सवाल ही गलत पूछ रहे हो, सरकार कहां है? विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है वो क्या उस पर सरकार सुन रही है? कभी आपने सुना वो प्रक्रिया की वो सारी खत्म हो गई कि विपक्ष से आप बात कर रहे हैं? तालाबंदी कर दिया आपने, आके अचानक टीवी पे अनाउंस कर दिया, जान है तो जहान है, 50,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई, अब बात ही नहीं कर रहे हैं, जान है तो जहान है। आपका ही विधायक सदन में खड़ा होकर किस किस तरह के अनुभव बता रहा है कि कैबिनेट मिनिस्टर चेतन चौहान के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो विपक्ष को खत्म हुआ। देखिए समाज में, मैं IIM बेंगलोर गया था कुछ साल पहले, तो वहां लड़कों से पूछा मैंने कि आप में से कितने लोगों ने राहुल गांधी पर हंसा है, तो सब हंसने लगे। तो मैंने कहा कि बात राहुल गांधी पर हंसने की नहीं है, नेताओं पर हंसना चाहिए, उन पर आलोचना भी करनी चाहिए, सब मजाक उड़ाना चाहिए, वो उनको आदत होती है। आप अपने भीतर ऑपोजिशन के किसी भी प्रोसेस के बारे में आप मजाक उड़ा रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। क्या आपके भीतर ऑपोजिशन बचा हुआ है?
मुझे तो नहीं लगता। आप देखिए कि यूपी में अगर आप देखें तो प्रियंका गांधी ने कुछ बहुत सारे मुद्दे उठाए, कहीं इस पर आप देख लीजिए कि कोई चर्चा है। कम से कम कोशिश होती है कि एक छोटी सी जगह दे दो, मत दो आप जगह। लेकिन 2014 के पहले जो बहस होती थी वो सारे बीजेपी के टेक ऑफ पॉइंट से होती थी सारी बहस। इसलिए नहीं कि वो बीजेपी उठा रही है, क्योंकि सबके दिमाग में ये मान्यता थी कि ये ऑपोजिशन पार्टी है, तो इसलिए इसके उठाए गए सवालों से सरकार को घेरा जाता था। अब सरकार की कही गई बातों से विपक्ष को हंसा जाता है, इसलिए सरकार के लोग बड़े सीना तानते हुए आते हैं और विपक्ष पर क्या क्या तोहमतें लगाकर हंसते रहते हैं। अगर यही था तो बता देते कि 2 लाख करोड़ में से जो 2G का घोटाला हुआ था, विनोद राय ने जो कथित रूप से बताया था, वो कहां गया पैसा? करेक्ट। उसके तो सारे आरोपी इसलिए छूटे गए कि सीबीआई जांच में कोई सबूत नहीं दे पाई, उस पर तो आप बात नहीं कर रहे हैं। तो ऑपोजिशन सोसाइटी के भीतर से खत्म हुआ। किस तरह से खत्म हुआ इसको आप समझिए, ये सीरियस बात है और आपका सवाल बहुत जरूरी और अच्छा है। आपने विपक्ष के जो एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव थे, कई तरह के राजनीतिक दल, उनमें भी बहुत तरह की कमियां हैं। तो कमियां तो क्या सत्ताधारी दल में नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है कि उनके चंदे का हिसाब आपको मालूम है और उनके धंधे का हिसाब मालूम है, वो तो नहीं मालूम है ना इलेक्टोरल बॉन्ड से, है ना? तो अगर वो कह रहे हैं कि हम वो उससे आप नहीं करते हैं। दूसरा ये कि एक स्टेट की जनता बनाई गई आकाश, ये स्टेट की जनता ये होती है जो आईटी सेल और इन सब की चीजें और गोदी मीडिया के जरिए तैयार किया जाता है, जिसमें एक एंकर चीखता हुआ बात करता है, पुलिस कमिश्नर को धमकाता है कि तू रिजाइन कर, और चीफ मिनिस्टर को बोलता है और वो लोग कुछ नहीं कर पाते, चुप हो जाते हैं। तो एक तरह का ये एक स्टेट बना। अगर आप और हम बोलेंगे तो 100 लोग आकर थ्रेट करने लगेंगे, आपको आइसोलेशन में करेंगे। सिर्फ आईटी सेल के लोग ऐसा नहीं करते हैं, अब वैसे लोग भी जो आईटी सेल से नहीं जुड़े हुए हैं उन बातों के प्रभाव में आपको आइसोलेट करते हैं समाज में। तो वो खुद ही समाज में ऑपोजिशन को मार रहा है, मारने से पहले अपने भीतर को मार चुका है। ठीक है, इसीलिए विपक्ष को अगर आपको कहीं खड़ा करना है तो आप उसे कांग्रेस और बीजेपी या जनता दल या कोई और दल, समाजवादी पार्टी के भीतर विपक्ष खड़ा करने की बात ना करें, जनता के भीतर विपक्ष खड़ा करने की बात करें कि क्या जनता अपने भीतर विपक्ष खड़ा करने की ताकत रखती है। वो अभी बहुत डर गई है। मैं आपकी बात से पार्शली सहमत हूं, लेकिन आप ही ने जैसे बोला कि बीजेपी जब ऑपोजिशन पे थी तो उनके टेक ऑफ पॉइंट से ही सारी चीजें होती थी। इसका मतलब है कि वो नैरेटिव बिल्डिंग कर पाते थे। अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। अब आया है नैरेटिव का वो बिल्ड नहीं कर पाते थे। ऑपोजिशन का एक जेन्युइन रेस्पेक्ट था सोसाइटी में, जो खत्म कर दिया गया है। आज पवन खेड़ा के ट्विटर हेडलाइन पर जाकर देखिए कि वो कितने तरीके से एक्सपोज करते हैं, पर क्या उसको कहीं स्पेस है? कहीं उससे लेकर बहस है? कहीं बहस नहीं है। चीन को लेकर जो सारी दावेदारियां हुई वो सारी बहस गायब हो गई। इसका एक और रीजन क्या ये हो सकता है कि ऑपोजिशन की जो रिस्पेक्टेबिलिटी है वो लीडरशिप प्रॉब्लम की वजह से है। अगर आज 23 सीनियर लीडर्स लिख रहे हैं एक लेटर कि हमें चेंजेस चाहिए, कि हमें कांग्रेस पार्टी में स्वीपिंग चेंजेस चाहिए, दैट हमें सीडब्ल्यूसी में इलेक्शंस चाहिए, तो कहीं ना कहीं कोई एक नया तरीका तो ढूंढना पड़ेगा ना ऑपोजिशन को। तो इसका मतलब क्या बीजेपी में इलेक्शन हो रहा है? बीजेपी में इलेक्शन हो रहा है। लोगों ने बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन क्या सीडब्ल्यूसी के जैसे वहां पर राजनीतिक परिवर्तन के द्वारा चाहा था? वो नहीं चाहा था ना, वो कू था। अगर कांग्रेस ने या किसी दूसरे विपक्ष ने रोजगार की कितनी बातें की, क्या किसी ने डिबेट किया? अभी वो रमित ने बनाया है क्रूर दर्शन, उसमें वो बता रहा है रमित की 385 डिबेट हुए हैं, उसमें से 1 कोरोना पर हुआ है। क्या रोजगार इस देश में नहीं चला गया है? तो अगर तब था कि मीडिया, अब देखिए मीडिया पार्टी नहीं थी, मीडिया में बुराइयां तब भी थी, लेकिन अब मीडिया उसका एक्सटेंशन है, वो स्टेट है। Correct. वो 4th पिलर नहीं है, वो 1st पिलर है। तो वो उसको जगह नहीं देगा। तो आप बताइए, जब क्रिटिकल थिंकिंग करने वाले लोगों की बातें जब गायब हो जाएंगी, क्रिटिकल थिंकिंग तो वही होता है ना कि भाई अगर आपके भीतर अगर तरह तरह से सवालों के साथ आप नहीं देखते हैं तो आप कह रहे हैं कि वहां बदल दो। आपने जिन लीडर को चुना है उनका क्या परफॉर्मेंस है? 6 साल हो गए, अभी तक वो नौकरी पर बात नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। एक तरफ ये वाली आप उनसे बात कीजिए, पूछिए तो उनसे कौन सवाल कर रहा है? उनके इंटरव्यू में क्या लीडरशिप को लेकर सवाल पूछा जा रहा है? अभी उन्होंने नई परीक्षा की व्यवस्था की बनाई, ठीक है, मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपने एक सिस्टम बनाया। 6 साल से लड़के अलग अलग राज्यों में, अब तो खैर कांग्रेस की भी कई जगह सरकार है, वहां भी वही हाल है। 6 साल से लड़के प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी बहाली को लेकर। ये 2018 का एसएससी का एग्जामिनेशन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। पीयूष गोयल के रेल मंत्रालय की परीक्षा है लोको पायलट की, अभी तक सबकी बहाली नहीं हुई है। आप ये पूरा नहीं करते हैं और तुरंत आप एक नया सिस्टम बना देते हैं कि जिससे लगे कि हाँ कुछ बड़ा काम हुआ है, तो आप कोई सवाल करने नहीं जाता है।
है ना। तो आप इस तरह से हर समय आप डिसेप्टिव स्टेप लेते चले जा रहे हैं कि हम कुछ नया बना रहे हैं, नया बना रहे हैं, प्रॉब्लम को कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एक नया फ्रंट खड़ा करते चले जा रहे हैं। उनसे तो कोई नहीं पूछा क्या प्रधानमंत्री रोजगार की बात करते हैं? प्रधानमंत्री रोजगार की बात कहा था कि जब 40-45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की बात आई थी तो वो कमेटी भंग कर दी गई रिपोर्ट, और कहा गया कि एक नई व्यवस्था बनेगी। वो व्यवस्था बन गई आज तक? एनएसएसओ चली गई, बस वही व्यवस्था करनी थी तो वो तो चली गई। तो जो लीडर आपने चुना उसका क्या परफॉर्मेंस है? क्या उनको लेकर उनकी पार्टी में कोई बहुत लोकतांत्रिक तरीका है कि जहां जाकर सब कुछ अलग अलग आवाजों में बोल रहे हैं कि ये हो रहा है, सबको एक आवाज में बोल रहा है? तो लोकतंत्र कहां है जहां सबको एक आवाज में बोलता रहे और वो लोकतंत्र का प्रतीक हो जाता है? बिल्कुल कांग्रेस में भी चुनाव होना चाहिए। मैं तो कहता हूं हर राजनीतिक दल में, ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए कि वो जिस किसी भी दल में हैं, क्या वहां पर कोई लोकतांत्रिक गतिविधि है या सिर्फ चुनाव का कार्यक्रम दिया जाता है और वो उसी को पूरा करने में लग जाते हैं? जो राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हैं, वही तो मैंने शुरू में कहा, उनके भीतर भी लोकतांत्रिकता या डेमोक्रेटिक होने की समझ नहीं है। वो अपने इस पार्टी के स्ट्रक्चर, जिला के लेवल पे भी कई मीटिंगें नहीं होती हैं, किसी भी पार्टी में ले लीजिए, जिला के लेवल पर तक पे चुनाव नहीं होता है। तो राहुल गांधी ने कुछ यूथ कांग्रेस में या एनएसयूआई में चुनाव कराने का प्रयास किया, एक इलेक्शन ऑब्जर्वर रखा था, वो छोटा सा प्रयोग था, उन्होंने भी गायब कर दिया। लेकिन इस तरह के प्रयोग सब जगह क्यों नहीं होते हैं? कांग्रेस में भी क्यों नहीं होते हैं? तो राजनीतिक दल में नेतृत्व बदलाव की जो बात है उसको जरा तरीके से देखना चाहिए कि हम राजनीतिक दल में नेतृत्व बदलाव की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अंत में खेल किसका चल रहा है? उन्हीं बड़े उद्योगपतियों का। वही अगर नेतृत्व आकर पीछे से उन्हीं सारे लोगों को ठेके देने हैं, चाहे राज किसी का भी हो, तो नेतृत्व बदलो या नहीं बदलो से क्या? देखिए एक चीज समझ लीजिए, इकोनॉमिक स्पेस में एक किस्म की बहुत आजादी नहीं है। अब आपको कम से कम सैलरी में ज्यादातर लोग कम से कम सैलरी में काम करते हैं, कुछ लोग ज्यादा सैलरी में काम करते हैं। थोड़ी सी आजादी उनको पॉलिटिकल स्फीयर में है, लेकिन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर में अब कोई अंतर नहीं है आकाश। इस बात को आप समझ लीजिए। आप कोई राजनीतिक दल में नेता चुनते हुए अपनी कोई बहुत स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हो, ये भ्रम है। क्योंकि अंत में सारी नीतियां उन्हीं की होती है। जब आप सड़क पर आ जाते हैं, जब आप लाखों की संख्या में नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है, 11,500 की सैलरी की जगह 6,000 दिया जाता है और एम्बुलेंस का प्रचार किया जाता है कि हम एम्बुलेंस लेकर आ रहे हैं, ये आप समझते नहीं। तो राजनीतिक दल के भीतर भी वही हाल है। तो आप कह रहे हैं कांग्रेस के भीतर नेतृत्व बदल जाएगा, लेकिन जो वो बात कह रही है वो तो आप उसको शेयर करके दिखा दो, उस पर तो चर्चा करके दिखा दो। तो ये बात बिल्कुल सही है कि और कहीं भी इलेक्शंस नहीं होते हैं, लेकिन ये जो इतने सारे जो आप सवाल उठा रहे हो, इसका एक ही जवाब आता है। मैं भी जब सवाल उठाता हूं तो जवाब एक ही आता है कि आएगा तो मोदी ही। तो ये 2019 में भी था, अब सुनने में आया 2024 में। मैं कहता हूं आएगा, रिजल्ट क्या है? आने दीजिए, रहने दीजिए। हाँ। रिजल्ट क्या है? मैं कह रहा हूं कि आज सारे बैंक प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं। नोटबंदी जैसी चीज हो गई। ये बैंक के लोगों को लगता था कि कोई देश की सेवा कर रहे हैं। जो उन्होंने सेवा करने के लिए ओवर टाइम किया, वो पैसा मिला कि नहीं मिला? बहुत सारे कैशियर जो बैंक में थे, वो इतने सारे नोट को गिन नहीं पाए, तो कम गिना तो उन्होंने अपना लोन लेकर वो फाइन चुकाई है। ठीक है, उनको क्या मिल गया? उनको सैलरी बढ़ाने के लिए, लड़ने के लिए 5 साल लड़ना पड़ा, वो भी थोड़ा सा बढ़ा है। और अब दिन रात लिखते हैं रवीश जी यू आर द ओनली वन। आज ही किसी ने लिखा, मैंने कहा भाई जो मोदी जी चाहेंगे वो करेंगे, इसमें हमारे मीडिया में चर्चा करने से क्या होगा? आपके बैंक के भीतर चर्चा हो रही है, तो उन्होंने बताया कि नहीं हो रही है, क्योंकि बाकी सारे लोग भक्त की तरह मस्त हैं। और वो बल्कि ये कहते हैं कि मोदी जी पाकिस्तान का बैंक भी एसबीआई में मिला देंगे। एक एजीएम ने कहा है, किसी ने लिख के भेजा मुझे व्हाट्सएप पे। तो आपके भीतर एक जेन्युइन डिबेट प्राइवेटाइजेशन को लेकर ही नहीं है। और वो सिर्फ बैंक को लेकर ही क्यों? प्राइवेटाइजेशन को लेकर क्या आप सोचते हैं कि रेलवे प्राइवेटाइज हो रहा है? कोई नहीं सोचता है। तो आपकी अपनी नौकरी जाती है तब आप सोचने आते हैं। लेकिन अच्छी बात है जरूर कि इतने लोगों की नौकरी जाने के बाद भी लोग उनके साथ हैं, तो ठीक है, वो आए जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वो क्या रहा, मुझे इससे मतलब। 2017 में पटना गए, नीतीश कुमार ने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए। कहते पुराना आइडिया हो गया, हम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस बनाएंगे। और क्या बनाया फिर आपने? 10 प्राइवेट इंस्टीट्यूट को सरकार का पैसा देना शुरू कर दिया आपने। वो भी पूरी तरह से नहीं दिया है। कोई मालूम नहीं है कि वो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस या एमिनेंस जो बना रहे हैं उसकी क्या प्रगति है, कितना 10,000 करोड़ या पता नहीं कितना कहा था आपने, वो अभी नहीं। और वो नीति क्या, वो तो पीछे से चली आ रही थी। तो ये कांग्रेस बीजेपी की आर्थिक नीतियां जो हैं, उसे लेकर हमें ज्यादा चिंता करनी चाहिए, क्योंकि नेता कोई भी हो रहा है, ये परफॉर्मेंस उन्हीं आर्थिक नीतियों की जो कुछ कंपनियों के लिए होती हैं उसके लिए ये कर रहे हैं जी। इसीलिए आप देखेंगे कि उनका अब तो देख लीजिए, और बड़े बड़े कितने यूपीए के समय में टाई वाई पहन के यूनिवर्सिटी टाइकून कहे जाते थे, सॉरी टाइकून, इंडस्ट्री टाइकून कहे जाते थे, स्टॉलवर्ट, और कवर मैगजीन के कवर पे उनका फोटो छपता था। अब क्यों नहीं छपवा ले रहे हैं? उनके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही है। क्या अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं और के बारे में? तो वो उद्योगपतियों ने
एक चीज डील कर लिया कि हमें अब आवाज नहीं चाहिए, कुछ पैसा मिल जाए तो शायद वो उसी पर ध्यान दो, लेकिन वो पैसा भी अब नहीं मिल रहा है, तो आवाज से भी गए और धंधे से भी गए आप। और कांग्रेस बीजेपी तो कोई बात है ही है। आपको रीजनल पार्टीज के बारे में क्या लगता है? क्योंकि एक आशा जगी थी कि 2019 में कम से कम थोड़ी सी रीजनल पार्टीज फिर से फोर में आएगी, और हमने देखा भी है कि इंडियन डेमोक्रेसी में अगर रीजनल पार्टीज आती है, कोalition एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अच्छा है, क्योंकि फिर चाहे इंदिरा गांधी का एग्जांपल हो या अभी का है, सिंगल पर्सन इन पावर इज नॉट वेरी गुड हमारे डेमोक्रेसी के लिए। हमने एक एम्पेरिकल एविडेंस अब बन चुका है। तो रीजनल पार्टीज भी कहाँ हैं, और आपको लगता है अगले 2-3 सालों में हम उनको देखेंगे, या वो फेज भी खत्म होता दिख रहा है आपको? वो खत्म हो गया। देखिए अब राजनीति बदल गई है। अब हम ऐसा देख पाएंगे कि कोई भारत की राजनीति में, ये एक बड़ी खूबी थी आकाश, कि नए नए राजनीतिक दल उभर आते थे। कोई व्यक्ति उभर आया किसी से नाराज होकर, और वो पूरी लड़ाई लड़ता है, 10 साल बाद जनता उसको भी मुख्यमंत्री बनाती है। तो ये बहुत उसका खूबसूरत राजनीतिक पक्ष रहा है, लेकिन वो सारी उपलब्धियां वहीं तक जाकर हो गई, और कुछ अच्छी योजनाएं भी आई उसकी वजह से, लेकिन उसके उन दलों के भीतर भी राजनीति खत्म होती चली गई। जिसके खिलाफ बनकर आए वहां तो खत्म हो ही रही थी, नए दलों में भी वो प्रक्रिया खत्म हुई। अब देखिए कि जिस तरह से मीडिया का कंट्रोल हो चुका है, अब राजनीतिक दल के पास एक ही जरिया है कि वो अपना मीडिया बना लें, तो वो कौन देखेगा? कोई देखेगा तो नहीं, है ना? तो और वो बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए एक दल ने बड़ा स्मार्टली काम किया कि सारे मीडिया को अपनी तरह से बदल दिया, है ना? और लोग बदल गए। तो अब बहुत मुश्किल है कि कोई नेता कांशीराम की तरह साइकिल चला के गांव-गांव घूमेगा, लेकिन रास्ता भी यही है कि अगर किसी को बनाना है तो फिर उसको कांशीराम बनना पड़ेगा। अगर आप आजाद भारत में देखें तो सबसे टफ प्रोसेस से कांशीराम गुजरे, लोहिया भी नहीं गुजरे, क्योंकि उस समय उनको एक अलग हालात थे। वो जरूर प्रखर नेता थे लोहिया, और इन लोगों ने जिस तरह से तैयारी की, मुलायम सिंह जिस तरह के गरीबी से आए, लेकिन बाद में वो राजनीति कहाँ जाकर खत्म होती है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। सिनेमा के लोगों को लाकर आप वहां पर तमाशा होने लगता है, लेकिन वो बीएसपी भी अब बीएसपी नहीं है। अब उनके ही नेता बाहर नहीं निकलती हैं, उनके ही नेता या कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं हैं, सब ट्विटर पे चल रहा है। तो ट्विटर पे अब लोकतंत्र नहीं आने वाला है। ये जो सोशल मीडिया तंत्र, मेरी समझ बहुत क्लियर है कि ये डेमोक्रेसी के लिए नहीं आए। ये आपका भ्रम है कि आप यहाँ डेमोक्रेसी को थ्राइव और रिवाइव करने के लिए यहाँ पर एक्टिव हैं। जमीन से राजनीति बनेगी, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो ये बात रवीश कुमार के मुंह से आज निकल ही जाएगी कि जहां तक एक्टिव बीजेपी सपोर्टर्स है और ऑन द ग्राउंड है वो बीजेपी है। ये बात तो आज रवीश मानेंगे। आवाज अगर आप गायब कर दें, बहुत सारा धन आ जाए, है ना, और बहुत सारा इलेक्टोरल फंड हो, और जिसमें बड़े राजनीतिक दलों के पास चंदा ना आए, और एक ही चंदा चला है, तो एक आदमी उस खेल को बिजनेस की तरह 1000 करोड़ से कर रहा है, एक आदमी 1 करोड़ से कर रहा है, पूरा चुनाव लड़ रहा है, और मीडिया में उसके लिए कोई स्पेस नहीं है, उसकी बातें नहीं पहुंच रही हैं, तो ये क्रेडिट नहीं दे सकते हैं आकाश। अगर उसी मीडिया के पन्ने पर आज रोजगार को लेकर और तमाम योजनाओं को लेकर रिपोर्टिंग छपने लगे ना, तो हालत खराब हो जाएगी। ओके, वो सारा खेल जो है ना, इस मीडिया को कंट्रोल करने का है। आप खुश हैं, बहुत सारे लोग, मुबारक है, लेकिन मुझे बता दीजिए कि इसका रिजल्ट क्या है आपके बच्चों के लिए। मैं यहीं से नहीं पूछ रहा हूँ, आप बताइए 15 साल के मध्य प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए जिसका एजुकेशन के नाम पर दुनिया में डंका पिटा हो। हाँ, गुजरात का बता दीजिए आप। रेल यूनिवर्सिटी की बात करते थे प्रधानमंत्री, आपको याद है कि बड़ौदा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनी, वो कहाँ है वो यूनिवर्सिटी? वो तो बात ढोलेरा की भी करते थे वैसे। हाँ। नहीं, उसकी जगह तो वो क्या बंद हो गया वो आपको याद है? एक और अहमदाबाद के पास एक और गिफ्ट सिटी बनती थी, स्मार्ट सिटी का, आपको याद है? तो वो सारी रिपोर्टिंग बंद हो गई। क्या बात कर रहे हैं? अरे गिफ्ट सिटी अब हांगकांग को कंपटीशन देगी, अभी नया रिपोर्ट आया है, क्या बात कर रहे हैं? इसी तरह की रिपोर्ट आते जाएगी। वो शायद 2007 से बन रही है वो गिफ्ट सिटी, और सबसे पहले कोच्चि में ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, ये मनमोहन सिंह लेकर आए थे। और आप दुनिया में जाकर ये स्मार्ट सिटी का धंधा देखेंगे ना, तो कई जगह बनके ये वीरान भी हो चुके हैं जी। तो एक तरह से ये अमीरों के लिए सुरक्षित एक तरह से बनाना है, क्योंकि आने वाली दुनिया में ज्यादातर लोगों को कम काम करना है। अभी कल ही मेरे घर में एक मैकेनिक आए थे, उनसे पूछा मैंने कंपनी के कि क्या सैलरी मिल रही है, तो बोला नहीं, कंपनी ने हमें कॉन्ट्रैक्ट पर डाल दिया है, सैलरी आधी कर दी है। तो वो जो आदमी ऑलरेडी 10,000 रुपए पर काम कर रहा था, अब वो 5,000 पर काम करता है, शाम को वो कुछ और काम करता है। तो ज्यादातर लोगों के लिए ऐसी नौकरियां हैं। इन सबको एक शहरी झुग्गी में रखना है, बाकी जो कम पैसे वाले ज्यादा कमाने वाले लोग होंगे उनको एक स्मार्ट सिटी में रखना है। वो भी नहीं हुआ। लेकिन मैं मेरठ गया था तो पूरा कंपटीशन चल रहा था, स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता है, कैसा होना चाहिए वैसा बन गया मेरठ स्मार्ट सिटी।
कितने दिनों से उसका चलता था, मेरठ भी बनेगा स्मार्ट सिटी, हिंदी अखबारों में कवरेज चलता था, लोग ऐसे ऐसे डिजाइन बनाते थे, स्कूलों में प्रतियोगिता होने लगी थी, कुछ सेमिनार वेमिनार होने लगा था। अब पता चला उस स्मार्ट सिटी में बीजेपी का एक नेता जो है वो जाली एनसीईआरटी की किताबें छाप रहा है। तो आप मीडिया से एक तरह से क्रिटिकलिटी खत्म कर दें, मीडिया इतना कंट्रोल में हो जो एंटी ऑपोजिशन जर्नलिज्म करता हो, बहुत मुश्किल है। चलिए, मीडिया मुश्किल है कि कोई राजनीतिक दल अब यहां से अपने लिए कोई रेखा खींच पाएगी, और जो लोग सरकार में भी आ रही है उसके भी आर्थिक नीतियों में तो कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा है, कोई या फिर उसके परफॉर्मेंस में कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा। पंजाब की भी बात कर लीजिए, या फिर छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, या फिर राजस्थान की भी बात कर लीजिए। चलिए, आपने पहले गलतियां की हैं, हाँ, आपसे हुई हैं, तो क्या आप नई परिस्थिति में आप कुछ ज्यादा अच्छा करने के लिए कोई भूख है आपके भीतर कि आप कुछ ऐसा चमका कर रख देंगे कि कोई एक आदर्श देने जा रहे हैं, जैसे आपने अपने क्योंकि राजनीतिक दल खत्म थोड़ी होते हैं, बीजेपी आज खराब करेगी, हारती है, फिर आती है, जनता यही तो करती है। तो उसमें वो एक अर्ज भी नहीं दिखता है। वहां भी उसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की पंजाब में नौकरियां चल रही हैं, लोग बताते हैं कि सैलरी नहीं मिल रही है, और आधी आधी, तो उसको धोखा देने के लिए आप एक फ्लाईओवर बना देते हो, आप एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट बना देते हो, जो बड़ा सा कोई प्रोजेक्ट होता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के नाम पे सड़कें तो बनी नहीं, बुनियादी चीजें तो बनी नहीं, और इसकी जगह पे आपने बाकी और लोगों की जिंदगी कम कर दी। चलिए, तो इसलिए आप मुश्किल लड़ाई है। तो मुझे भी 8 लाख 9 लाख व्यूज मिलते थे, काफी है। तो ये मैं कैसे मान लूं कि ये पत्रकारिता रिजेक्टेड है? मैं तो 30 मिनट तक बोलता हूँ, करेक्ट, अकेले खड़ा होकर बोलता हूँ, वो फालतू रिटायर्ड लोगों को भी नहीं लाता अपने कार्यक्रम में। लिबरल भी अब डर गए हैं बहुत सारे, अब वो सोचते हैं कि यूएपीए लगा देंगे, एनआईए लगा देंगे, कोर्ट में क्या होगा, नहीं बोलेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि जो भक्त है उसे इतना इंसल्ट होना पड़े। तो मैं एक तरह से भक्त के स्वाभिमान के लिए भी काम करता हूँ। ऐसा कोई आपको दूसरा आदमी इस देश में नहीं मिलेगा, हर कोई भक्त का मजाक उड़ाता हुआ मिलेगा, मतलब जो बीजेपी का भक्त है, जो मोदी जी का भक्त है। पर मैं मोदी जी के भक्त की सेवा भी करता हूं। जनता के हिसाब से, बदलाव के हिसाब से देख रहे हैं तो जनता को बीजेपी या कांग्रेस से पहले अब खुद से लड़ना है। जनता की लड़ाई जनता से, उसकी जनता होने से लड़ाई है। तो मीडिया को, देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ लोकतंत्र का हत्यारा नहीं है, ये जनता का कातिल है जी। अगर इस मीडिया को अगर वो देखना नहीं छोड़े तो वो एक दिन उसी का प्रतिरूप बनते जाएंगे और वो हत्यारे में बदल देंगे। जब उन्हें हिंसा के अलावा, उग्रता के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं मिलेगा कि कैसे इन बातों पर विचार किया जाए।